अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो है चैप्टर 2 पाकिस्तान पेनल कोड भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है पाकिस्तान पेनल कोड का। और हम इस बैच को किस तरीके से किस पैटर्न में लेके चलेंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो आप सबको पता है कि इसके अंदर आपका QSO है, CPC है, लीगल एथिक्स है और इसके अलावा आपका आ जाता है PPC, फिर CRPC, फिर आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर आ जाता है आपका लीडिंग केसेस और इंटरनेशनल लॉ, फिर जूरिस्प्रूडेंस। अब अगर सिलेबस को नोट डाउन किया जाए तो सिलेबस तो इसका बिल्कुल सेम ही है जो प्रीवियसली 2021 से चलता हुआ आ रहा है, 2022 से चलता हुआ आ रहा है। तो फोकस्ड जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो QSO, CPC, लीगल एथिक्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी के कितने 5 मार्क्स, 5 मार्क्स और इसके 10 मार्क्स। अब हम इस कोर्स को जो हम आज कमेंस कर रहे हैं सिल्वर बैच के नाम से, इस कोर्स को हम किस पैटर्न में लेके चलेंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 2 सितंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका और ये चलेगा टिल टेस्ट। एक्चुअल जो आपका लॉगेट का टेस्ट है तब तक ये आपका कोर्स इनएक्टिव रहेगा। डेट मीन्स कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी स्टूडेंट जो है ये कोर्स ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली इन हो जाएगा हमारे क्रैश कोर्स के अंदर भी। डेट मीन्स कि उस स्टूडेंट को प्रिविलेज मिलेगा कि वो क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकता है। खैर, कहने का मकसद ये है कि हमारे पास 1.5 महीना है, ठीक है, 1.5 मंथ्स है हमारे पास, जिसमें हमने प्रिपरेशन कर दी है। प्रिपरेशन को किस तरीके से किस स्ट्रेटजी में करना है वो अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो सबसे पहले हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान पेनल कोड, फिर उसके बाद हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद हम जो है क्या डिस्कस करेंगे लीडिंग केसेस, और लीडिंग केसेस के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आपका इंटरनेशनल लॉ, और उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस, और जूरिस्प्रूडेंस के बाद फिर आ जाएगा QSO, फिर CPC, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका लीगल एथिक्स, और लीगल एथिक्स के बाद फिर क्रिमिनल लॉ यानी कि CRPC। ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम जो है इस स्ट्रेटजी में फॉलो करने की कोशिश करेंगे और होप सो कि फिर जैसे ही हमारे पास लॉ गेट अनाउंस हो जाएगी तो विद इन 12 डेज़ हम क्या करेंगे, हम हमारा क्रैश कोर्स अनाउंस कर देंगे लास्ट 12 डेज़ के अंदर, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे 1 सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स के 10 डेज़ के अंदर आपके 10 सब्जेक्ट्स कवर होंगे और फिर सेकंड लास्ट डे के अंदर आपकी जो है 6 आवर्स की क्लास होगी, जिसके अंदर हम कंप्लीट कोर्स की रिवीजन करेंगे। कंप्लीट कोर्स की, याद रहे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम जो है क्या करेंगे, एक ही क्लास के अंदर कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा बिल्कुल लास्ट डे होगा उस लास्ट डे पर हम क्या करेंगे, आपका एक मॉक टेस्ट लेंगे कंप्लीट लॉ गेट का। खैर, अब प्रिपरेशन होगी किस तरीके से, डेफिनेट सी बात है, आपकी जो क्लास टाइमिंग होगी वो होगी 6 to 7 PM थ्रू जूम, और फिर उसके बाद जो है आफ्टर 30 to 40 मिनट्स ग्रुप के अंदर आपके पास यही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में शेयर कर दी जाएगी। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में जो लेक्चर आपके साथ शेयर किया जाएगा, मेक श्योर कि ये जो है यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं होते। डेट मीन्स कि ये हमारी डिटेल्ड क्लासेस होती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सर आपकी क्लासेस हमें यूट्यूब पर नहीं मिल रही होती अगर हम फाइंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे क्लासेस जो है 80% जो है प्राइवेट लेक्चर्स होते हैं। दैट मीन्स कि आप उसकी मेंबरशिप लेते हैं, मेंबरशिप लेने के बाद फिर आपको वो इशू कर दिए जाते हैं आपके Gmail पर। कहने का मकसद क्या है कि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी और हर मंडे को आपका जो है वेब जनरेटेड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब क्लास को हम किस तरीके से अटेंड करेंगे, प्रिपरेशन हम किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हम आज चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं किसका, पाकिस्तान पेनल कोड का। तो आज के इस लेक्चर से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस स्ट्रेटजी में हमने बैरक को रीड आउट करना है,
और रोड मैप क्या है आपके लॉ गेट का। देखें, लॉ गेट में आपने कभी भी कमेंट्री नहीं पढ़नी होती, आपने सिर्फ और सिर्फ बैरक की हद तक ही महदूद रहना होता है। तो हमारा आज का लेक्चर क्या है, पाकिस्तान पेनल कोड 1860 चैप्टर 2। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसके जो सिलेबस का हिस्सा है वो है आपका चैप्टर 2 जर्नल एक्सप्लेनेशन, फिर आ जाता है चैप्टर 4 जर्नल एक्सेप्शंस एंड प्राइवेट डिफेंसेस, फिर आ जाता है चैप्टर 16 और चैप्टर 16 ए, और फिर आ जाएगा चैप्टर 17। चैप्टर 16 ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, wrongful restraint, wrongful confinement, और फिर चैप्टर 17 ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे के सारे, यानी कि 5 चैप्टर्स हैं आपके। कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। अब स्टूडेंट्स की ये क्यूरी होती है कि सर पनिशमेंट्स को किस तरीके से याद करें। फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, पूरे के पूरे चैप्टर्स को, सारे के सारा जो इसका सिलेबस है, इस सिलेबस को डायरेक्ट रीडिंग करनी है। क्या करना है? इसकी डायरेक्ट रीडिंग करनी है। इतने अच्छे से डायरेक्ट रीडिंग करें, इतने अच्छे से डायरेक्ट रीडिंग करें कि आप वर्ड बाय वर्ड उसको समझ लें, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए, डायरेक्ट वर्डिंग भी आपने अंडरस्टैंड कर ली। फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने उसके पनिशमेंट्स याद करने हैं। पनिशमेंट्स चैप्टर 16 चैप्टर 17, इन 2 चैप्टर्स की पनिशमेंट याद करना स्टूडेंट्स के लिए जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये 2 चैप्टर्स किस तरीके से याद होंगे? देखें, हमारे पास जो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 है ये तो चलो कॉन्सेप्चुअल है, इसकी डेफिनेशन अगर आपके सामने आ भी गई आप उसको आंसर कर जाएंगे। लेकिन जो चैप्टर 16 है और 17, ये 3 चैप्टर्स हैं, इसमें से नियर अबाउट आपके 5 to 6 क्वेश्चन जनरेट होते हैं लॉ गेट में। 10 मार्क्स का पेपर होता है, ये 10 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब इन 3 चैप्टर्स को मेमोराइज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने 3 मंथ्स की पनिशमेंट साइड कर देनी है, 1 ईयर की पनिशमेंट साइड कर देनी है, 3 इयर्स की पनिशमेंट एक साइड कर देनी है, 7 इयर्स की एक साइड कर देनी है, 14 इयर्स की एक साइड करनी है। यानी कि अपने पास अपने नोट्स के अंदर एक चार्ट बना लें। उस चार्ट के अंदर आपको ये हो कि चैप्टर 16 अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 इयर्स पनिशमेंट्स वाले ऑफेंसेस कौन से हैं, 17 इयर्स वाले पनिशमेंट्स वाले ऑफेंसेस कौन से हैं, और 24 इयर्स वाले पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस कौन से हैं। फिर जब चैप्टर 17 पे आ रहे हैं तो उसमें काइंड्स पढ़ें, कितने 11 काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, हाईजैकिंग, ठीक है। और फिर इसके बाद 1-2 और भी आ जाते हैं हमारे पास। तो खैर कहने का मकसद क्या है, फिर उनकी ट्रेसपासिंग भी है, फिर उनकी पनिशमेंट्स कितनी है, फिर डिफरेंट सिचुएशंस में उनकी पनिशमेंट को एक्सटेंड किस तरीके से किया जा रहा है, ये सारा कुछ आपने अच्छे तरीके से समझना है। खैर 5 डेज़ यानी कि नियर अबाउट कोई 4 to 5 डेज़ के अंदर हम इनकी क्लासेस भी कंप्लीट कर लेंगे। 5 चैप्टर्स हैं, डेट मीन्स 5 डेज़। तो आते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की तरफ। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है आज को डिस्कस करने के लिए, वो क्या टॉपिक है, वो है आपका सेंस एक्सप्रेशन 1 एक्सप्लेन्ड। अब हमारे पास एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन दिस पार्ट कोड इन्फॉर्म विथ द एक्सप्लेनेशन। देखें, जितने भी हमारे पास कोड्स हैं, जितने भी हमारे पास स्टेट्यूट्स हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन के अंदर डेफिनेशंस दे दी जाती है। ये वाहिद ऐसा कानून है जिसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर सेपरेट दिया गया है। किस चीज़ के लिए? आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए, आपके डेफिनेशंस के लिए। उस डेफिनेशन को एलोबरेट कर दिया गया है, सही है, उस डेफिनेशन को एलोबरेट कर दिया गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर के अंदर, तो उसको आप सेम मीनिंग लेंगे पूरे के पूरे लॉ के अंदर। जेंडर, सबसे पहले वर्ड क्या आ जाता है? जेंडर। जेंडर का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 8। सेक्शन 8 क्या कहता है कि ही वर्ड को डिनोट कर रहा है ये। अब यहाँ पर ये वर्ड कह रहा है कि प्रोनाउन ही इट्स डिप्राइव्ड फ्रॉम द यूज एनी पर्सन, मेल और फीमेल। यानी कि इसमें मेल भी आ गया और फीमेल भी आ गई। फिर उसके बाद नंबर। अब नंबर की डेफिनेशन इसके अंदर किस तरीके से एलोबरेट की गई कि सिंगुलर प्लूरल। फिर उसके बाद आ जाएगा मेन और वुमेन, मेन और
वुमेन। अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपियर्स वर्ड्स इम्पोर्टिंग द सिंगुलर नंबर, उसके बाद द वर्ड मेन डिनोट्स मेल ह्यूमन बींग एंड एज, और फीमेल मीन्स फीमेल ह्यूमन बींग। 11 के अंदर आ जाएगा पर्सन। अब पर्सन के अंदर नेचुरल पर्सन भी आ गया और आर्टिफिशियल पर्सन भी आ गया। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? यानी कि आपकी कोई भी कंपनी, एसोसिएशन। पब्लिक इंक्लूड्स क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी। फिर आ जाएगा सर्वेंट ऑफ स्टेट, जब सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है? द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट्स ऑल ऑफिसर सर्वेंट कंटिन्यूड एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान। सर्वेंट ऑफ स्टेट, सर्वेंट ऑफ स्टेट के अंदर कौन आ गए? जितने भी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे आ गए। और हमारे पास सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 कहता है गवर्नमेंट इंक्लूड्स पर्सन्स अथोराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव बॉडी। गवर्नमेंट के अंदर कौन आ गया? गवर्नमेंट के अंडर आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी कि पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी परफॉर्म करे। फिर आ जाएगा 19 के अंदर जज। जज की डेफिनेशन यहाँ पर क्या दी गई है? डिनोट्स ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ लीगल प्रोसीडिंग, जो क्या कर सके? आपकी लीगल प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सके, लीगल प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सके और जजमेंट दे सके। कैन गिव जजमेंट पास कर सके। फिर उसके बाद पब्लिक सर्वेंट्स, सॉरी, कोर्ट ऑफ जस्टिस। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ। फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास पब्लिक सर्वेंट 21, पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट के अंदर इसने क्लासीफाई कर दिया डिफरेंट क्लासेस को। किसको क्लासीफाई कर रहा है? ये डिफरेंट क्लासेस को क्लासीफाई कर रहा है, जिसके अंदर हमें ये क्या बताना चाह रहा है? जिसके अंदर हमें ये बता रहा है कि एवरी कमीशन्ड ऑफिसर, फिर कह रहा है एवरी जज, ठीक है, फिर एवरी जूरी मैन, फिर एवरी आर्बिट्रेटर, फिर एवरी पर्सन होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द वर्च्यू ऑफ द ऑफिस, फिर एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, फिर एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू होल्ड, टेक, रिसीव, कीप गवर्नमेंट रिकॉर्ड। ठीक है, ये सारे के सारे लोग किस में फॉल कर रहे हैं? आपके पब्लिक सर्वेंट के अंदर। जब आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की डेफिनेशंस को ओपन करते हैं तो यही पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन वहाँ पर दी गई है सर्वेंट ऑफ द स्टेट की। डेट मीन्स के ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पेनल कोड पर, वो एप्लीकेबल है आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पर। उसके बाद आ जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कुछ और होगी और अदर इंस्टीट्यूट्स के अंदर कुछ और होगी। मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 22 और इसने ये कहा कि द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड और थिंग अटैच्ड टू द अर्थ परमानेंटली फास्टन टू द अर्थ। कह रहा है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि फॉल कर रही है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, एक्सेप्ट लैंड, ज़मीन, ठीक है, फिर कोई भी चीज़ जो कि अटैच्ड टू द अर्थ है। लेकिन ट्रांसफर प्रॉपर्टी के अंदर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है। वहाँ पर वो क्या बताना चाह रहा है? वहाँ पर बताना चाह रहा है कि हब्स, शब्स वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी चीज़ अटैच टू द अर्थ है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट नहीं होगी। लैंड है वो भी मूवेबल के अंदर काउंट नहीं होगी। फास्टन टू द अर्थ, दैट मीन्स कि दीवार है, दीवार के ऊपर छत है, वो भी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट नहीं होगी। फिर छत के ऊपर अगर कोई चीज़ लगी हुई है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जुड़ गई है तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट नहीं होगी। फिर आ जाएगा आपका रॉन्गफुल गेन ऑन रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये 23 डिफाइन करता है इसको। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस में सिंपल थिन लाइनर डिफरेंस है, उसको आप समझ लें कि एक शख्स ने रॉन्गफुली कोई चीज़ हासिल की उसको रॉन्गफुल गेन कहते हैं, और एक शख्स ने रॉन्गफुली जिस शख्स से कोई चीज़ हासिल की तो उसको रॉन्गफुल लॉस हुआ, ये रॉन्गफुल लॉस है। डिसऑनेस्टली, बदनीयती के साथ, डिसऑनेस्टली 24 क्या कहता है कि whoever
डज एनीथिंग विद द इंटेंशन टू काजिंग रॉन्गफुल गेन, यानी कि कोई भी शख्स रॉन्गफुल गेन करेगा विद बैड इंटेंशन, रॉन्गफुल लॉस पहुंचाएगा, तो उसने क्या किया, उसने डिसऑनेस्टली किसी को लॉस पहुंचाया। फ्रॉडुलेंटली अ पर्सन इज सेड टू डन थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड और अदरवाइज। ठीक है, फ्रॉडुलेंटली के अंदर क्या कह रहा है कि किसी को डिफ्रॉड करने के लिए, किसी के साथ जो है धोखा, किसी को धोखा देने के लिए अगर कोई भी शख्स कोई भी एक्ट परफॉर्म करता है उसको फ्रॉडुलेंटली कहेंगे। रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव की डेफिनेशन और या वर्ड जो है आपको पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर मिलेगा। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव इफ ही हैज सफिशिएंट काज। इसके लिए वर्ड क्या याद रखना है, इसके लिए स्मार्ट वर्ड याद रखना है आपने, सफिशिएंट काज। कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं ऐसा समझता हूँ, उसके पास सफिशिएंट काज है कि उसने उसको मारा। भाई क्यों मारा? भाई मैंने खुद देखा कि उसने मुझे साया दिखा, ठीक है, दो बंदों का, एक शख्स दूसरे शख्स को मार रहा था, जैसे ही साया हटा यानी कि जैसे ही लाइट आई तब मैंने देखा कि ए जो है वो पिस्टल लेकर खड़ा हुआ था, चाकू लेकर खड़ा हुआ था और बी की डेड हो चुकी थी। तो अंडरस्टूड सी बात है, हु ही हैज़ रीज़न टू बिलीव कि उसने वो चीज़ देखी, ये भी डायरेक्ट एविडेंस आ गया। फिर कह रहा है कि प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ क्लर्क्स एंड सर्वेंट, वेन प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ वाइफ क्लर्क सर्वेंट इन अकाउंट ऑफ द पर्सन। तो कह रहा है कि सेक्शन 27 ने ये बात कर दी कि अगर किसी शख्स की वाइफ के पास, क्लर्क के पास, सर्वेंट के पास कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो ऐसे ही अंडरस्टूड किया जाएगा कि उस शख्स के खुद के पास है प्रॉपर्टी इन वाइफ पोजीशन, सर्वेंट पोजीशन। फिर आ जाएगा आपका सेक्शन 28 काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग क्या होता है? काउंटर फिट यानी हू बहू रिजम्बलेंस में आ जाए। कोई भी शख्स क्या करता है, काउंटर फिट करने की कोशिश करता है पाकिस्तानी नोटों को, पाकिस्तानी करेंसी को। फिर आ जाता है डॉक्यूमेंट। अब यही डेफिनेशन आपको मिलेगी सेक्शन 2 जो है कानून शहादत ऑर्डर के अंदर। वो क्या कहती है, वो भी यही डेफिनेशन प्रोवाइड करती है कि कोई भी चीज़ जिस पर कोई भी लेटर फिगर, कोई भी चीज़ लिखी है, तहरीरी लिखी है, तो उसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। फिर आ जाएगा सेक्शन 31 विल। विल के बारे में क्या है? द वर्ड विल डिनोट्स एनी टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई भी अगर टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम विल कहेंगे। फिर एक्ट और ओमिशन 33, एक्ट ओमिशन। देखें, एक तो वो होता है कि आप खुद से कोई अमल करें, उसको एक कहा जाता है। अगर एक आपकी लॉफुल ड्यूटी थी, आपने वो परफॉर्म नहीं की, ए और बी आपके सामने लड़ रहे थे, आपने उनको नहीं छुड़वाया और आपको पता था दोनों में से कोई भी एक शख्स मर जाएगा, इतने तेज में है ये लोग कि हो सकता है कि ये एक दूसरे की जान भी ले लें, फिर भी आपने कुछ नहीं किया, दैट मीन्स कि आपने ओमिशन किया, ओमिशन पर भी सज़ा होगी। फिर आ जाएगा एक्ट डन सर्वेंट, ये इस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है आपका इंजरी। इंजरी सेक्शन 44, सेक्शन 44 क्या बात करता है? सेक्शन 44 कहता है कि इंजरी डिनोट्स एनी हार्म लीगली काज्ड बाय एनी पर्सन। अब जो है इंजरी किस कहाँ कहाँ हो सकती है? माइंड पे भी हो सकती है, बॉडी पर भी हो सकती है, रेपुटेशन ऑफ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी पर भी हो सकती है। फिर उसके बाद लाइफ। लाइफ के बारे में क्या कहा गया कि लाइफ डिनोट्स एनी ह्यूमन बीइंग अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किसी शख्स की ज़िंदगी, एनिमल की लाइफ यहाँ पर मेंशन नहीं है, डेट मीन्स कि किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ होगी तो ही वो लाइफ की डेफिनेशन के अंदर फुलफिल होगी। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद डेथ, डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। फिर एनिमल, एनिमल मतलब कोई भी क्रिएचर अदर देन द ह्यूमन बीइंग, अदर देन ह्यूमन बीइंग, उसको हम एनिमल में काउंट करेंगे। 46। फिर आ जाएगा आपका 47, सॉरी। फिर आ जाएगा आपका जो है गुड फेथ और हार्बर। गुड फेथ हार्बर, हार्बर यानी
किसी को पनाह देना, और गुड फेथ यानी कि आप अच्छी नीयत के साथ, गुड फेथ में किसी के साथ कोई भी एक्ट परफॉर्म करते हैं और ख़ुद बिलीव करते हैं कि मैंने गुड इंटेंशन के साथ किया, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे गुड फेथ। अब यहाँ पर हार्बर की जो डेफिनेशन है, यहाँ से लास्ट टाइम भी सवाल आया था। अब देखें जो भी हमने डेफिनेशन डिस्कस की हैं, यहाँ से 2 सवाल लाजमी आते हैं, डेफिनेशंस में से 2 सवाल लाजमी आते हैं। वो आपको किस तरीके से क्वेश्चन पुट करता है, वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पुट करता है कि आपसे पूछता है ये डेफिनेशन है, अब बताएं कि ऑप्शन में से कौन सा सही है। सही। अब यहाँ पर हार्बर की डेफिनेशन कह रहा है कि पनाह देना, हस्बैंड अगर वाइफ को पनाह दे, वाइफ अगर हस्बैंड को पनाह दे, उन्होंने कोई भी किसी किस्म का जुर्म किया हो, तो वो दोनों मुजरिम नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स क्या करता है, ऑफेंस अगेंस्ट पाकिस्तान, वेजिंग वार अगेंस्ट द कंट्री करता है, हाईजैकिंग करता है, या फिर प्रिपरेशन करता है उस ऑफेंस की, तो अगर वाइफ भी अपने हस्बैंड को पनाह देगी तो वो भी उसमें मुलविस होगी, हस्बैंड भी अगर अपनी वाइफ को पनाह देगा तो वो भी उसमें मुलविस होगा। ठीक है। कुछ ऑफेंसेस क्या होते हैं, इतने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के साथ होते हैं, डेट मीन्स कि उसकी प्रिपरेशन भी एक ऑफेंस बन जाता है, सिर्फ उसकी प्रिपरेशन भी। सेकेंडली वो हार्बर क्या कह रहा है कि अगर कोई शख्स सेक्शन 130 के अंदर, डेट मीन्स के जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई शख्स प्रिपरेशन करता है वेजिंग वार अगेंस्ट द कंट्री, तो वो भी क्या होगा, वो भी हार्बर के लिए लायबल होगा, डेट मीन्स कि उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन जर्नली ऑफेंसेस जितने भी हमारे पास, उनके अंदर हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को अगर पनाह दे तो उनके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, डेट मीन्स कि उन्होंने किसी किस्म का कोई ऑफेंस नहीं किया। अंडरस्टैंड। तो ये हमारा चैप्टर 2 था जो हमने डिस्कस किया आज पाकिस्तान पेनल कोड का। कल इंशाल्लाह चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल हो इस चैप्टर से रिगार्डिंग, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।